क्लास ली, उन सभी आज ताली बजाकर हम एक बार बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। चलिए सभी एक बार सभी तालियां हो जाए और बढ़िया से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, खूप और छान। खूब छान, खूब छान। और इनको इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाओ और योग का प्रभाव बताओ। ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से समझाते हैं, इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाओ बहन जी। रंजना ताई ट्वीट करू का आता? म्हणजे भाई भाई जी, भाई हाँ जी, बोलिए जो बोलिए आपने ओम। जितने भी ये व्यक्ति ठीक हुए हैं कपालभाति अनुलोम विलोम करने से, आपकी प्रेरणा से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, इन इन भाइयों को रंजना जी को नंबर दे देना। ये उस योग से योगहार कार्यक्रम में जोड़ लेंगे। और रंजना ताई के पास मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है उनके हाँ, पास। ठीक ठीक, तो उनसे संपर्क करिएगा आप और उनको यहाँ जोड़िएगा। एक एक दिन वो अपना अनुभव बताएंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ जाए वो, ताकि अन्य लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इससे। नक्की नक्की, बहुत सारे उदाहरण है नक्की। हमारे यहाँ पे, तो बहुत हाँ, तो सारे ये लाभकारी होते हैं। उदाहरण देना है एक दिन आपको। आप हाँ एक दिन उदाहरण दीजिए बाकायदा नाम से, उसके और जगह से, कि इस व्यक्ति को यह था, ये प्राणायाम करने से या ये आसन करने से ये लाभ मिला है। तो ये सदन को, हम सबको अवगत होंगे, हम सबको इसका लाभान्वित होंगे। तो ये जरूर करना आप जी। हो जी जी। आ, धन्यवाद सर। हाँ ओम। सर अभी आपको शायद आज छुट्टी है, आप जुड़े रहिए, कोई बात नहीं सर। नहीं योगा अभी मेरा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में और ज्वाइन हो जाता हूँ फिर। जी जी हाँ, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छे से हाँ जैसे कि आदरणीय भाई साहब ने कहा है कि जिनको लाभ हुआ है उनको है ना आपको एक एक दिन आमंत्रित करना है। जैसे कि मेरे पास सब नंबर दीजिए, मैं उनको बुलाऊंगी ताकि वो अपना अनुभव बता दे कि हमें क्या ओके। लाभ हुआ है। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग भी होती है योगा की, तो ये सबको मालूम पड़ेगा कि आपने ऐसे इनको सिखाया और फिर इनको ये लाभ हुआ योगा से। तो ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए उदाहरण होगा। तो स्वामी जी के अंतर्गत तो ये आप ऐसे ही अगर आपके जो भी नंबर है उनको मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर। वो वो धन्यवाद आपका चलेगा, बहुत नक्की नक्की। जी। और आगे हमारा योगा जी योगा का सेक्शन खत्म और फिर हम अभी दूसरे पड़ाव की तरफ आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी इटारसी जिला नर्मदापुरम से है। और आज वो विषय उनका आहार और जैविक प्राकृतिक कृषि के लिए मित्र कीटों का संरक्षण पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो उनको मैं इस योगहार मंच पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय शरद भैया को बुलाते हैं कि वो आए और आज की हमारी मुख्य अतिथि को इस योगहार मंच पर आमंत्रित करें। जी जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत ऊर्जावान थी और बहुत अच्छी रही। आज के मुख्य अतिथि केवी के बनखेड़ी से हैं, ब्रजेश सर। और बहुत बहुत ही ऊर्जावान वैज्ञानिक हैं वो, और इतना सिखाते हैं। हम लोगों ने कई बार उनसे ट्रेनिंग ली है। इन 10 सालों में बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं। मैं उन्हें सदन में सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज अपना जैविक पर चर्चा करें। जी सर, आमंत्रित हैं सर ब्रजेश। धन्यवाद शरद जी, और रंजना जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, और सर। पूरी योगाहार की जो टीम है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमको यहाँ पर
आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि अभी मैं कुछ समय देख रहा था कि सब योगार में लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास आपकी पूरी टीम और जो जुड़े लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक हमारे जो शरीर है, यह हमारी जीवन शैली का एक दूसरा हिस्सा है। आज मैं जो बात करना चाहूंगा ये दूसरा हिस्सा है। जैसे कि हम जो सुखों की बात करते हैं, जो भी सुख है, तो सबसे पहले जो बात होती है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। सभी लोग जानते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं सही प्रकार से तो पहला सुख मिल गया आपको। और दूजा सुख पासो माया। तो ये अलग बात है कि जो इसी मेहनत करता है उसको उतना मिलता है, लेकिन जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ में होता है। उसे हमें कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, वो हमारे हाथ में है। तो जो सर हमारी एक्सक्यूज मी शारीरिक। सर। सर जी। एक मिनट सर, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कीजिए, फिर बाद में आप बंद भी कर सकते हैं। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। विजुअल। सर थैंक यू सर, ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। तो जो हमारा स्वास्थ्य है ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और हमारा खान पीन कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा हमारा खान पीन रहेगा उस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करना शुरू करती है। और आज जो मौजूदा परिवेश है, ये सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ है, चाहे हमारी फसलें हों या फास्ट फूड हो, तो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो रेडी टू यूज हमें मार्केट में मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तक हम रोक सकते हैं, लेकिन जो हमें जो डेली हमें जिनका उपभोग करना है, चाहे हमारी सब्जियां हों, फल हों, दालें हों, अनाज हो, ये इसकी शुद्धता होना। शुद्धता का मतलब कि इन पे जो आजकल जो चलन है बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक कीटनाशकों को डालना, वो वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, कम से कम खुद के लिए अपनी सब्जियां तो ग्रो कर सकते हैं। अगर चाहे तो वो किचन गार्डन या हम पोषण वाटिका ही बोल सकते हैं, या हम हमारे पास छत है तो टेरेस में भी उगा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो हमें डेली से हमारी मिर्ची है, भिंडी है, टमाटर है, बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है। इतना कि कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जिनका जो असर है हफ्ते हफ्ते भर, 10 दिन 15 दिन तक रहता है। तो वो सीधी मार्केट से हमारे घर में आती हैं और हम उनका उपभोग करते हैं। तो ये चीज ऐसी होती है कि इनका जो असर है वो हमें तुरंत देखने को नहीं मिलता। आज सबको मालूम है कि दिन प्रतिदिन कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये बढ़ कैसे रहे, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए जो हमें डेली लगने वाली चीजें, जो भी सब्जियां लगनी है, तो वो हम खुद उगाएं। एक हम बोलते भी हैं कि जो उगाएं वो खाएं, जो खाएं वो उगाएं। तो इतना तो हम ही कर ही सकते हैं। दूसरा, हमें जो और जो चीजें जो लगनी है, जैसे कि हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, उस तरीके से अपना एक फैमिली फार्मर भी रखना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है या जो हमारे छोटे बच्चे हैं परिवार के, उनको अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। इसी बात के आगे मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो दिनचर्या होती है या जो मौसम होते हैं, बहुत से तीज त्योहार आते हैं और हर हर प्रकार के पकवान बनते हैं। एक बात और इसमें और भी है कि हमको ये भी मालूम होता है कि कौन सी चीजें कब खानी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बेसिकली इसमें मैं कि हमारे यहाँ जिससे मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कुछ कहावतें चलती हैं जो थोड़ा सा आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जो हिंदी महीने के नाम होते हैं सभी को मालूम है। जैसे चैत है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, सावन, भादौ, कुंवर, कार्तिक, अघन, माह, पूष, फाल्गुन। सभी लोग जानते होंगे, या हो सके कुछ हमारे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं तो थोड़ा शब्दावली में भी इधर उधर हो सकता है। तो जो बोलते हैं कि चैते गुड़, बैसाखे तेल, जेठे लठा, अषाढ़ बेल, सावन भाजी भादो मही, कुंवर करेला, कातक दही, अगहन जीरा, पूसे धना, मावा मिश्री, फागुन चना। अब मैं थोड़ा एक एक करके बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ऐसा बोला जाता है हमारे इधर कि चैत के महीने में हमको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चैथे गुड़, बैसाखे तेल। बैसाख मतलब जो
हमारा अप्रैल मई का महीना होता है, मार्च से भी शुरू हो जाता है, तो उसमें गर्मी में जो तेल वाली जो चीजें होती हैं, तला भुना वाला, वो अवॉइड करना चाहिए। इस जेठ है लठा, लठा में कुछ चीज गर्म वस्तुएं बनती है महुआ वगैरह और चीजों से, वो ही अवॉइड करना है। आषाढ़ जो महीना भी चल रहा है, बेल जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, बेल का पत्र अपन जो सेवन करते हैं वो बैसाख में करना चाहिए। बोलते हैं अगर बैसाख में अगर अपन सेवन करते हैं बेल का, तो जो भगवान विष्णु का आराधना का उनको पुण्य मिलता है। सावन भाजी, सावन में जितने को क्या होता है, सावन में बहुत सी वनस्पति उग जाती है, और उसमें बहुत सारी जो कीड़ बीमारी का भी उनको आश्रय मिलता है। अगर वो हम सीधे उनको खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती। सावन भाजी, भादो मही, भादो में जो मही या जो हम मठा या छाछ बोलते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। कुंवर करेला, सभी लोग जानते हैं कुंवर में करेला नहीं खाते हैं। कातक दही, कातक दही तो ठंडी पड़ने लगती है और दही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है उस समय पर। अगहन जीरा, वो भी ठंडा रहता है। मावा में मिश्री, मावा भी ठंड पड़ती है, मिश्री भी ठंडी पड़ती है, मावा मिश्री। और फागुन चना, और चना को भी वहां पर अपन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो ऐसी चीजें हैं कि उस महीने में अपन को कोशिश करनी चाहिए कि उनका लगातार सेवन ना करें, क्योंकि इसी बोलते हैं अगर मान लो इसे करते हैं तो फिर हम बिस्तर पे पहुंच जाते हैं अगर हम इन चीजों को कंटिन्यू सेवन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं कि क्योंकि यार सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज के समय इतना फास्ट फूड आ गया है, चाहे इतनी जो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे मैकडोनल्ड्स हो, केएफसी हो, और भी चीजें हैं, डोमिनोज हो, एक बड़ा जो पूंजी है वो हमारे देश से बाहर जा रहा है, और हमें केवल जो हमारे रेगुलर वर्कर है केवल वही उससे आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा अवॉइड भी करने, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये जो बात की अपन कि ये जो हमारे स्वास्थ्य को लेके कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा, थोड़े से हिस्से में जैसे घर में और टेरेस में जो हमें डेली रूटीन वाली चीजें हैं, सब्जियां हैं, धनिया है, मिर्ची है, ये सबको होगा। तो अब मैं थोड़ा सा अपने विषय पे आना चाहूंगा कि कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हमारे देश में, ये हमारे गांव की आबादी का। और दिन प्रतिदिन जो हमारी निर्भरता है वो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे बढ़ रही है। उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें तुरंत परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो सीधे जाएंगे मार्केट में, इनको डीलर से बात करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमको ये दवाई दे दो, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको तो अभी फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या इनको ले जाना है, किस चीज की जरूरत है। लेकिन जब वो चीज हम लेके आते हैं तो रिजल्ट तो तुरंत मिल जाता है देखने को कि आज हमने दवाई डाली और कल देखा कि पूरे जो कीट वगैरह थे वो खत्म हो। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी देखने को खूब आ रहे हैं कि लगातार इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने से कि पेस्ट रिसर्जेंस हो रहा है। मतलब जो ऐसे कीट थे जिनका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, अब वो बड़े मेजर पेस्ट बन के आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे जिले में एक मारू का कीट अचानक उभर के आया इस साल। दूसरी चीज क्या हो रही है कि रेसिस्टेंट डेवलप हो रही है कीटों के प्रति, कि अब वो कोई भी दवाई डालो वो मरते ही नहीं है। इसके अलावा जो टॉक्सिटी जो लेवल है, एक एडीआई होते हैं, एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, मतलब एक बहुत सूक्ष्म मात्रा अगर हमारे शरीर में हम जाती है तो उतना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन उससे ज्यादा अगर वो लेते हैं तो फिर उसके जो हानिकारक प्रभाव धीरे धीरे हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो उससे कई गुना ज्यादा आज हम उसको हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आ रही है। अब वो भोजन में इसलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं यूज हो रही है, वो चाहे हमारे सामने हो रही हो या कहीं और किसी माध्यम से हो रही हो, तो उसको भी अवॉइड करना है। तीसरी चीज क्या होती है, जिससे कि कोई चीजें एक उन चीजों का है पता नहीं होना कि हमारी फसल में या टमाटर है या धान है या गेहूं है, चना, कोई फसल ले लें, कि इसमें आवश्यकता क्या है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में पता ही नहीं होता कि इसमें हो क्या रहा है। अभी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द कर रहा है या पेट में तकलीफ है या थोड़ा सा फीवर है, तो या कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे।
वो एक स्लिप बना के देगा कि जाओ ये टेस्ट करा के आओ। टेस्ट कराएंगे, समय भी लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे आपके यहाँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये दवाई लेनी है, इन चीजों का परहेज करना है। मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस करवाते हैं कि समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भावना है, हम केयर करते हैं अपने सबकी, अपने परिवार वालों की, रिश्तेदारों की। दूसरी चीज क्या है, अगर फसल में जाए, हम कोई क्रॉप में जाए, वो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखा वो खेत में कोई कीड़ा था या कुछ था, वो अच्छा है या बुरा है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे जाएंगे और दवाई डालेंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई समस्या है उसमें तो कितने लेवल तक है वो, ऐसा नहीं एकाध पौधा हो, पर नहीं। यहाँ तक कि चलन है आजकल तो कि अगर बाजू वाले ने कुछ दवाई डाली है, कुछ डाला है, तो हमको भी डालना है, भले ही वो हमारे साथ प्रॉब्लम हो कि नहीं हो। तो ये जो ट्रेंड है वर्तमान में, ये बहुत ही कष्टदायक है और आने समय में और इनकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि हमारे फसलों में हमारी समस्याओं का, जो भी उनमें समस्याएं हैं, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं जो कि क्या हो रहा है, जैसे कि हम प्रॉपर तरीके आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे कि ये हमारे फसल में टमाटर है, या एग्जाम्पल दिया हमने कि एक मित्र कीट है, या रेडोविड है, या ग्रीन लिस्बिंग है, या लेडी बर्ड बिटल्स, ये जो नाम लिए सब हमारे मित्र कीट है। तो उनको पहचानना जरूरी है, अगर हम उनको पहचानेंगे नहीं तो उनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता उनको। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी है हमारी, हम वो पता करना ही नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि सब चीजें मैं बताऊं या कोई एक्सपर्ट बताए तभी पता चलेगा। ये सब चीजें आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कमी लगती है तो संबंधित व्यक्ति जो एक्सपर्ट है उनसे जान सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि ये जब हम इन सब चीजों को धीरे धीरे जब अनावश्यक चीजें डलती रहेंगी तो ये खत्म होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम जो हानिकारक जो कीटनाशी का लेवल कम करेंगे उपयोग करना, हम अपने लिए कुछ ऐसी सब्जियां उगाएंगे बैकयार्ड में, या अन्य फसल उगाएंगे जो हमारे खुद के लिए कंजम्पशन के लिए है, या जो हमने किया है इस पे हानिकारक कुछ डालनी नहीं है, तो इस प्रकार के जो हमारे जीव हैं उनको संरक्षण भी मिलेगा। तो ये संरक्षण करना हमारा दायित्व है। दूसरा क्या है कि हम मोनोक्रॉपिंग की ओर जा रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग मतलब हमने निश्चित कर लिया है कि हमें ये फसल लगानी है, हमें धान लगानी है, दूसरा हमें फिर गेहूं लगाना है, फिर हमको मूंग लगाना है। ये एक लोग लगाए तो ठीक है, पूरे एरिया के वाइज पूरे ऐसा पैटर्न बनने के ही लगाना है। इसके अलावा जो और जो फसलें थी, जैसे हमारा जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सूरजमुखी है, हमारी अरहर है, तो जो मतलब ऐसे कीटों को या जो हमारे मित्र कीटों को संरक्षण देती हैं, वो खत्म हो रही है दिन प्रतिदिन। तो क्योंकि जब हमें उनको शेल्टर नहीं देंगे तो वो रहेंगे कहाँ। हम कहीं जा रहे हैं, बाहर कहीं गए जहाँ का रिश्तेदार नहीं है हमारा, अगर वहां पर कोई हमें होटल या कोई ऐसा रखने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या रह पाएंगे क्या हम? स्वाभाविक बात है, वापस आएंगे, हमें से जाने की योजना ही नहीं बनाएंगे क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। तो जो इस प्रकार के जो कीट होते हैं उनको थोड़ा शेल्टर चाहिए। शेल्टर कब मिलेगा? जब वहाँ थोड़ी सी डाइवर्सिटी रहेगी, तो डाइवर्सिटी रहेगी। तो डाइवर्सिटी बनाने के लिए हमको, हमारी जो फसल हम ले रहे हैं अच्छी बात है, लें बड़े स्केल पर लेना चाहे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स लगाए हैं अपन तो उनको शेल्टर मिल सके। शेल्टर के लिए इसमें थोड़ा पोलन्स मिल जाए उनको। जैसे कि आपको मैंने उस समय पहले भी कहीं पर बात की थी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी एक बहुत अच्छा क्रॉप है, या आप पौधा भी बोले क्योंकि उतना तो लगता नहीं है अभी, कि बहुत सारे मित्र कीटों को वो आश्रय देता है। जैसे कि हमारे लेडी बर्ड बीटल्स है। और अच्छी बात है कि जो उसमें जो हनी भी है, मधुमक्खी है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दूसरा क्या है, हम थोड़ा सा जो अगर हम मान लो पल्स ले रहे हैं, या सोयाबीन ले रहे हैं, या मूंग ले रहे हैं, तो वहां पर थोड़े से आप मक्का है, ज्वार है, बाजरा, उसको लगा सकते हैं।
से तो इतनी अच्छी बात है कि इस साल पूरा विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है। मिलेट्स को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको भी अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल लगा रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा दें। तो अलग से आपको कुछ नहीं करना है, भले आप ज्यादा मत लगाओ आप, और ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 3-4 एकड़ में भी लगाओ, कुछ 200-200 500-500 ग्राम जो उसके जो बीज है वो खेतों में छिड़क दीजिए आप। या जो सनफ्लावर है, गेंदा है, इसको भी आप जो खेतों की बाउंड्री पे लगा सकते हैं, एक आध दो लाइन खेत के बीच में लगा सकते हैं। तो ये आपको रिटर्न तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपको जो एक पेस्ट मैनेजमेंट की भी जो आवश्यकता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो ये जो जिम्मेदारी है। दूसरा क्या है कि जो हमारे जो सब्जी उत्पादक जो किसान हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो उपभोग होता है इंसेक्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स वगैरह को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है। तो वहां पर तो इतना जरूरी है इन सब चीजों का, क्योंकि आपका तो गेहूं ठीक है, चावल ठीक है, एक लंबे पीरियड तक खेतों में खड़ा रहेंगे, और एक टाइम पर आप उस पर डालना बंद कर दोगे तो जो सूरज है या जो तपन वगैरह पड़ेगी तो उससे थोड़ा इंफ्लेमेशन होगा, थोड़ा थोड़ा असर भी कम होगा। लेकिन सब्जियों में ऐसा नहीं है। सब्जियों में तो ऐसा है कि आपने डाला, आज डाला, कल सुबह पिकिंग होती है और शाम तक अपनी थाली में, आपके किचन में, आपके फ्रिज में वो चीज रख जाती है। तो सोचो कितना नुकसानदायक रहेगी। तो जो विशेषकर जिस इसलिए मैंने पहले बोला कि सब्जियों पर तो हमें खुद पर निर्भर बनना पड़ेगा, कि जैसे कि जो रुटेर में लगने वाली सब्जियां हैं, या मिर्ची हो, देखो ज्यादा यूज होता है हर 2 दिन में, बैगन है हर 2 दिन में स्प्रे हो रहा है, देन टमाटर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए अपन, जो मैंने अभी फसलों के बारे में बताया आपको, थोड़ा सा डाइवर्सिटी रखें, एक शेल्टर प्रोवाइड करें, मक्का लगाएं, ज्वार लगाएं, सूरजमुखी लगाएं, तो इनका संरक्षण होगा। दूसरा क्या करना है, क्योंकि क्या होता है संरक्षण करना तब करोगे जब आपके यहाँ उपस्थित होंगे वो, है ना, जब कुछ चीज होगी तब तक उनको संरक्षण कर पाएंगे, जब वो है ही नहीं उसके लिए क्या करेंगे। क्योंकि हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया है पेस्टिसाइड्स को कि वो चीजें बची नहीं है। अब वो मिलेगी आपको कहाँ, अनडिस्टर्ब्ड एरिया में, जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, जैसे कुछ गार्डन्स हैं, या जहां पर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगे हो। जो मेडिसिनल गार्डन्स होते हैं वहां पर इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है मित्र कीटों की, जो स्पेशली आज जिनको हम बात करते हैं प्रेटर एंड पैरासोटाइट्स, जो उनका जो जीवन चक्र होता है प्रेटर पैरासोटाइट्स का, वो जो हानिकारक कीटों को उनके जीवन पर निर्भर करता है। वो उनके ऊपर, उनके साथ में, या उनको खाकर अपना लाइफ साइकिल जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो इन जीवों को या इन कीटों को हमें अपने जो फार्म है, हमारे खेत हैं, या हमारे किचन गार्डन्स हैं, या हमारा बैकयार्ड, उनको रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज करने के लिए अब लाएंगे कहाँ से, तो ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, केवीकेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो बायो कंट्रोल लैब्स होती हैं, वहाँ पर जाइए। वहाँ से ज्यादा नहीं कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए आपको, थोड़े थोड़े से लेके आइए, और उनको वहां पर आप मास रेनिंग भी कर सकते हैं, या सीधे आप उनके वहां पर रिलीज करिए खेतों पर, जैसे ट्रैको कार्ड से लेके आएंगे। तो एक वहां पर एक छोटी सी जो पॉपुलेशन बिल्डअप होगी, तो आप कोई दवाई का उपयोग नहीं करोगे तो वहां पर वो रहेगी, संरक्षित रहेगी। चाहे रेडोवेट्स हो, रेडोवेट्स पिलाओगे तो आपकी जितनी भी जो इल्लियां वगैरह लगती हैं खा के वहां पर रहेगी, और वहीं सर्वाइव भी करेगी वो, है ना। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ईपीएंस हैं, अपना ग्रीन लेसबिंग है, इनको भी संरक्षित आप कर सकते हैं। तो ये जो काम रहेगा, मतलब एक तो संरक्षण हो गया, दूसरा क्या है वहां का उनको रिलीज करना। तो धीरे धीरे जब उनकी मात्रा बढ़ेगी, तो जो हमारे जो हानिकारक कीट्स वगैरह, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो अपने आप की पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो उनका नुकसान कम होगा, नुकसान कम होगा तो आपको जो बाजार पर निर्भरता है, या कहीं से हम जो लेके आ रहे हैं, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके दो फायदे हैं, एक तो क्या है, आपको जो पैसा खर्च हो रहा था वो नहीं होगा, कास्ट सेविंग हो गई आपकी। दूसरी क्या है, जो आपका जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी धीरे से फिर बढ़ जाएगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो अगर आप चाहो कि आपका अच्छा उत्पाद है, तो आप अच्छी कीमत पर इसको भी बेच सकते हैं। जैसे कि हमने फैमिली फार्मर की बात की थी, किसी फैमिली फार्मर बन सकते हैं, या हम खुद के लिए लगा उगा रहे हैं,
खुद के लिए आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अनावश्यक जो भी दवाएं का खर्च होता है वो नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे से इंटरवेंशन है। अब इसमें कोई बड़ा सा करने का नहीं है कि हमें कोई बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना है, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारा कुछ नहीं है, तो विशेष करने की जरूरत नहीं। इसमें आप बढ़िया कर सकते हैं, और ये आज की आवश्यकता भी है। दूसरा क्या है कि हमारे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि हम इनको करें। क्या होता है जैसे कि मैं हूं, मैंने बोल दिया, या करो भी है, बोल दिया, आपने सुन लिया, पर हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना, या हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी इच्छा नहीं, लेकिन इच्छा है वो थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं हमें करना है, चाहे वो थोड़े से में हो या एक बड़े स्केल पर। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तो उससे हम कुछ चीज सीख नहीं पाएंगे ना, हमें उसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो ये जो जिम्मेदारी रहेगी हमारे स्वयं की रहेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा एकदम बोल दिया कि 100-200 एकड़ में या बहुत ज्यादा अपन पैसे खर्च करो। ये सब चीजें हैं आपकी 1000, 1500, 2000 में सब चीजें हो जाएंगी छोटे स्केल के लिए, तो वो आप कर सकते हैं उसमें। तो शरद जी हैं क्या? जी जी सर जी। जी सर, जी सर। जी, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वैसा प्रश्नोत्तर वाला काम हो जाए, कुछ आप पूछे कुछ हम बताएं। जी 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 बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत सुंदर सर, आपने अच्छी जानकारी दी। और जी अभी आप सभी हमारे योगा के साथ ही आपसे सवाल करेंगे। और जैसे कि आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी इटारसी से है, उन्होंने हैंड रेस किया है। जी स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही सर। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे मूंग जो कट रही है और अलग से जो मूंग उगी हुई है उस पर महू आ रही है। ये महू का प्रकोप अभी से बढ़ रहा है, इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? जी ओम। मूंग के ऊपर? जी हाँ। नहीं तो अभी जो मूंग उगे आई है उस पर तो क्या है नहीं अभी जो नहीं अपन। जी, सर, तो खेत में लगी थी उसमें तो दवाई डाल दी गई, वो तो हो गई, परंतु जो ठीक है। बाहर उगी थी हाँ, उन पेड़ों पर में अभी महू दिखाई दे रही है। नहीं अभी क्या स्टेज कितनी है मूंग की, कितने दिन की हो गई है? नहीं वो तो फूल पे, कुछ कुछ पौधे फूल पे हैं, कुछ बिना फूल के हैं। इनमें महू आई है सर। कितने एकड़ में होगा ये? नहीं एकड़ नहीं है, 1, 2, 4, 10 पेड़ में ऐसे बाहर से उगया है हाँ, ना सर, ठीक ठीक उनमें ठीक, है, क्या है उनमें दिखाई पड़ रही अभी। है। हाँ, हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने शेल्टर की बात की थी ना, शेल्टर जी मतलब उनको आश्रय। जी तो जी क्या हो रहा है जैसे कि अभी मूंग कटाई का काम चल रहा है पूरे जिले में या पूरे जी क्षेत्र में, ठीक है ना। जी। बहुत से लोग वो हाँ दवाई डाल के भी सुखा रहे हैं, चाहे वो सफाया हो या पैराक्वाट हो, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो जी पौधे सूख के खत्म हो रहे हैं। अब जी उनको अपनी जो जनरेशन पूरा करने के लिए, अपनी पीढ़ी पूरा करने के लिए, जो हमारे जो कीट हैं उनको कोई ना कोई तो घर चाहिए ना। जी तो जहां वो सेम होस्ट मिलेगा, उनको सेम होस्ट समझ रहे हैं, मतलब समान और एक प्रकार की जो फसल है उस संबंधित उसी फैमिली की उसी कुल का है, वहां वो भागेंगे या मूव ऑन करेंगे। तो जब उनको पता जी है कि यह चीज खत्म हो गई तो आसपास जो उपलब्ध होगा वहां देखने को मिलेंगे। वो क्या होगा अगर मान लो जी जी उनको लगातार होस्ट नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप उनकी जो पीढ़ी है उसमें ब्रेक लग जाएगा। जी 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 इसीलिए जी जो हम बात करते हैं कि हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा, है ना। तो जी। उससे चिंता मत करिए आप, क्योंकि आपकी जो मुख्य फसल है वो कट गई है ना। अब उससे कोई हाँ नुकसान होने वाले नहीं है। आपकी जो माहू है या जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो पी एफर्ट्स था, जो जी स्पेशली या मुख्य रूप से हमारे दाल वाली फसलों में लगते हैं, है ना। जी जी। हाँ हाँ। जी, जी आदरणीय श्री मुनीलाल जी साहब। जी जी सर। धन्यवाद रंजना जी। और आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं प्रणाम करता हूं और
कल मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि चूंकि नर्मदापुरम में अधिकतर, मैंने मूंग का पहले भी एक वीडियो डाला था और सदन में बताया था कि मूंग में इतना ज़्यादा जहर डाला जाता है। कल 6 गाय होशंगाबाद के कोई गांव है पास में, वहाँ 6 जी गाय मूंग के खेत में वहाँ मौत हो गई है उनकी। तो इतना जी ज़्यादा मूंग को सुखाने में जो दवा प्रयोग की गई उसका कारण है, और मूंग में जो कीटनाशक के प्रबंधन में जो रासायनिक हम दवा जहर डाल रहे हैं उसका प्रभाव देखिए। 6 गाय की मौत हो गई। अब ये जो मूंग बच्चे खाएंगे, हमारे देश के छोटे छोटे और व्यक्ति खाएंगे, उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो आज के जुलान में। ऐसा नहीं है, मैं भी इस चीज से परेशान हूँ, क्योंकि जो हमारा जो नर्मदापुरम संभाग है ना, जितनी गर्मियों में यहाँ पर मूंग उत्पादन हो रहा है इतना पूरे देश में नहीं होता इस समय। तो एक बड़ा उत्पादक संभाग है हमारा, नर्मदापुरम जिला है। तो क्या हो रहा है, जब कोई बड़े स्केल पर हो गई है तो एक उनको एक, क्योंकि इन्होंने या जो हमारे जो फार्मिंग कम्युनिटी है तो एक मुख्य फसल के रूप में अब यहाँ ले जाने लगे, और जो उसके उत्पाद आ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, जो मैंने दवाई का नाम लिया कि जो पैराक्वाट वगैरह डाल देते हैं, सफाया वगैरह, तो उन्हें डाली। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि रेसिडुअल पीरियड कितना है उसका। अब वो क्या है, जो एकदम हरी अवस्था में उन्होंने डाल दिया उसकी, तो उसके कुछ ना कुछ अवशेष स्वाभाविक बात है उसमें रहेंगे। अब जो, क्योंकि हरी अवस्था में काटी थी, फिर उसको क्या होते हैं, वो सुखाते हैं, धूप में रख के कटवा दी, उसके बाद सूख रही है। अब वहां पर जो गाय वगैरह है, जो लोगों ने उसको सेवन किया तो पेट फूला, और फिर उनने, कल के पेपर में भी था कि वो जहर युक्त तो सब पानी निकल के आ रहा था। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ना, कि ये सब समस्या हो रही है। तो समस्या क्या है, जो लेट, सबसे उसका कारण यह है कि लेट होना, कि मौसम खराब होगा तो एकदम से सुखाना है अपन। तो हमें हमारे जो फसल की थोड़ा सा उसको दिन कम करना पड़ेगा। अगर हम, आप बोलोगे कि मूंग है 60 दिन की फसल, तो उससे कम दिन की क्या होगी। तो मूंग के लिए तो हम ठीक है 60-65 दिन रहेंगे, लेकिन अन्य जो फसलें हैं उनको थोड़ा सा हम रिप्लेस कर सकते हैं, या ऐसी फसलों को थोड़ा हम कम ड्यूरेशन की लगा सकते हैं। जैसे कि हम धान लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि जो ऐसे खेत है जो बदियां बन चुकी हैं जिनमें पानी भरता है तो वहां तो धान ही लगेगी। लेकिन जो ऐसे खेत है जहां पर अपन धान की जगह अन्य कोई फसल को अपन ले सकते हैं जो थोड़ी कम अवधि की हो, चाहे सोयाबीन हो, है ना, उसको ले सकते हैं। मेज मेज हो गया, उसको कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जो गेहूं है, गेहूं को भी एक लंबा समय लगता है, क्योंकि ये जो दो फसलें होती है अगर ज्यादा टाइम खींच लेंगी तो वहां जो गर्मियों में क्या समय कम बचेगा। तो हमें किसानों को जो कम अवधि की फसलों को अपन को बोलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे अभी धान की बात करें तो JR 206, फिर हमारे उधर गेहूं है, उसको भी शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी लगानी पड़ सकती है। या अगर धान के बाद वहां पर हम सरसों लगाएं या चने लगाएं, तो इससे क्या हुआ, ड्यूरेशन हमारे जो क्या है, मार्च के मतलब 10 मार्च तक एनी आओ हमारा दूसरी फसल की बुआई हो जानी चाहिए या प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि वहां आपको आधा मार्च ही मिल गया, वहां अप्रैल मिल गया, थोड़ा और लेट भी कर लो, पूरा मार्च भी ले लो आप, तो मई तक आप पूरा का पूरा फसल आपके घर में आ चुकी होगी। तो ये जो होड़ जो मचती है कि मौसम खराब हो रहा है, पानी आ रहा है, हमें दवाइयों के सुखाना, ये काफी हद तक कम हो। दूसरा क्या है, किसानों को हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि ये ठीक है, अभी तो आपको ये लग रहा है कि ये जो मूंग है आप सुखा दिए, सीधी मंडी चली जाएगी, इतने समय बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि, और कि कोई ना कोई तो खाएगा। आज के टाइम पे सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम कोई बीमार होते हैं, पेट खराब होते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि मूंग की दाल खाओ, है ना, तो स्प्राउट्स खाओ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं खा रहे, हमारे पर किसी ना किसी के परिवार के बच्चे तो खाएंगे। तो ये जो भावना है जब तक हमारे अंदर समझेंगे नहीं तब तक चीजों का, समस्या का समाधान नहीं होगा। और जितने भी लोग हैं हमको, हमारे, तो हमें कोशिश भी थोड़ा सा उनको बोलना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये एक कम्युनिटी अप्रोच है, किसी एक व्यक्ति के बोलने से कुछ नहीं होगा। जब लोग बार बार किसी चीज को बोलेंगे कि तो सामने वाले को भी लगता है नहीं यार, थोड़ा सा सब लोग बोल रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, और हमें खुद भी करना पड़ेगा। अगर हमें किसी से कोई काम करना तो पहले हमें स्वयं करना पड़ेगा वो काम, तब सामने वाले को बोल पाएंगे नहीं कि ऐसा करो आप, है ना। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कम्युनिटी अप्रोच है। तो एक प्रकार से सभी को संकल्पित होकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा
तब इस समस्या का समाधान पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में और समस्याएं आएंगी। जी सर। सर हमारे हमारे बीच में आदरणीय विनय कुमार जी हैं, जो हमारे लखनऊ केवीके से हैं, और कीट प्रबंधन के ऊपर इन्होंने बहुत का मोटिवेशन किया है किसानों को। किसानों ने इनकी टेक्निकल भी अपनाया है, जो तरीका अपनाया है वो भी है। और आपसे शायद भोपाल में मेरी बात हुई थी, आप गौ संवर्धन बोर्ड वाले कार्यक्रम में गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं गया हूँ, अच्छा, दूर वो से गए थे लवेश जी केवीके गए से। थे। हाँ, लवेश हाँ जी गए थे, जी जी, उनसे मेरी भेंट हुई थी। तो इस आदरणीय विनय कुमार जी शायद आपसे संवाद करें तो बहुत जी उचित होगा। बिल्कुल। हेलो हेलो, जी नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो, एक चीज जी जी बताइए, जैसे अभी क्वेश्चन आपका जो था, ये जो इतना पेस्टिसाइड पड़ रहा है, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे ये क्या नाम है, बीडिसाइड डाल रहे हैं, इसका हल क्या है? ये लोग इतना जो डाल रहे हैं, अभी जो मुन्नीलाल जी बताए थे कि वहाँ इतनी समस्या है, उसका क्या हल है? जैसे आप लोग घूमने वाले सीधी बात बताओ, हम लोग किसान को उसका सोल्यूशन बताएंगे तभी तो उससे हटेगा, वो हटेगा इससे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्या है, क्योंकि क्या है, जो किसान है ना, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना। तो ज्यादातर किसान होता है वो केमिकल की ओर अग्रसर होते हैं कि लाए आज डाला का रिजल्ट हो गया। तो जो किसान हमारे टच में है या जो सीधे हम संपर्क करते हैं और पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं, तो केवल बात करने से नहीं है। हमने जैसे कि हम अपने स्वयं के फार्म की बात करें, जो हमारा केले के 50 एकड़ का फार्म है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हमें करके बताना पड़ेगा। तो हमारा जो पूरा फार्म है, पूरा पेस्टिसाइड्स फ्री है, केमिकल फर्टिलाइजर फ्री है, किसी प्रकार की दवाई हमारे फार्म में नहीं जाती। इसके अलावा हमारे और किसान भी हैं, करीब 100 से ज्यादा किसान हैं जो सीधे हमारे टच में और 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ तक में पूरा पेस्टिसाइड्स फ्री खेती कर रहे हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसका ईटीएल लेवल क्या है, हमें कब कोई चीज का उपयोग करना है। तो हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कैसे बना के रखना है, हमको सेम क्रॉप बार बार नहीं लेनी है, या क्रॉप रोटेशन करना है, किस क्रॉप के साथ और क्या लेना है हमको। दूसरा क्या है, हमें कुछ इको फ्रेंडली टूल्स भी उपयोग करने पड़ेंगे, चाहे वो हमारे फेरोमोन ट्रैप्स हो, लाइट ट्रैप्स हो। फिर इसके बाद जो हमारे जो बायोजेंट्स हैं, जो चाहे रेडोविट्स हो, ट्राइकोग्रामा हो, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, नोवेरिया है, वर्टिसिलियम है, मेट्राइजम है, इनका उपयोग करना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है हमको कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ जो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, अगर ये सब चीजों का उपयोग करते हो आप, तो काफी हद तक आप जो रासायनिक जो कीटनाशी हैं, अन्य चीजें हैं, उनका उपयोग से आप बच जाओगे। क्योंकि जब उनका उपयोग ही कम होगा, तो स्वाभाविक बात है, जो इतनी जो गुणवत्ता है हमारी फसल की और जो उत्पादों की, वो ठीक रहेगी। हेलो। जी अरे डॉक्टर साहब, पहले ये तो देखिए, वो जो पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, वो सब है जो वो लोग कर रहे हैं, वहाँ किसान खेती कर रहे हैं, जैसे मुन्नीलाल जी बताए थे कि इतना ज्यादा डाल रहे हैं लोग, जो बात बता रहे हैं, उनको रास्ता बताना पड़ेगा हमको। और वो कैसे एक सिस्टमिक, जैसे जैसे आप कर रहे हैं, तो उसका एक्सटेंशन हो, किसानों तक पहुंचे कि क्या चीजें हम अपनावें आसानी से, जो हम धीरे धीरे करके हम कम कर सकें। जैसे जी मॉनिटरिंग के लिए जैसे आप कह रहे थे, मैं तो अपने यहाँ देखा, जैसे नीली पीली जो स्टिकी स्ट्रिप होती है, अभी माहो की जो बात कर रहे थे, आप पीली पन्नी लगा तो सारा तो उसी पे जाके चिपक जाएगा, वो आसानी से कंट्रोल हो जाता, पता भी लगता मेरे यहाँ कौन कीड़ा है। तो ये जो छोटी छोटी मैकेनिकल टूल्स हैं, उनको हम लोग नहीं यूज करवाते हैं। सारी समस्या वही है, पता ही नहीं लगता उसको कब अटैक हो गया उसके यहाँ, और उसकी कैसे हम कंट्रोल करें। हाँ, तो वो दवा लेके जाता है, और फिर उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि हम क्या करें। फिर वो केमिकल पे ही जाता है, और केमिकल पे ग्रीन और येलो कुछ नहीं देखता, उसको बस अपनी फसल बचाना होता है। और ये एक्सटेंशन एक्सटेंशन जब हो ठीक से, सिस्टमिक से शुरू, सिस्टमेटिक रूप से शुरू से अगर करे आदमी, तभी संभव है। और जो अभी माहो की कह रहे हैं ना, माहो का येलो स्टिक लगा दे, काफी कुछ 70, 60, 70% कंट्रोल हो जाता है उसी से। हेलो। जी जी। और
ये और जो जो इतना आधाधुंध पड़ा है उसको मैकेनिकल टूल आप लोग यूज करा रहे हैं, अगर कहीं कर क्या क्या करा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करा रहे हैं? जैसे अपने जो कर रहे हैं वो किसानों हाँ तक जाए कम से कम, जो आप बता रहे हैं, तो अपने आप समस्या उनकी हल हो जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करवा नहीं रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। हम भी प्रयासरत हैं उसके लिए और बढ़ाने के लिए। और जो माहू है, ठीक है, स्टेट ट्रिपिंग करवा रहे हैं उसको, है ना, लेकिन और जो बायोजेंट्स है उनकी भी तो हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी तो यूज कर रहे हैं, है ना। और किसानों को भी ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला कि हम कोई चीज करेंगे, जरूरी नहीं कि मैंने आज बोला कि एक साथ 1000 लोगों ने 10,000 लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, है ना, क्योंकि किसान को क्विक रिजल्ट चाहिए। इसलिए जितने हमें 100 लोगों को हम जब बात करते हैं तो हम किसानों के यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि हमारी बात तो जितने लोग मानेंगे मानेंगे ही, है ना। फिर किसानों के यहाँ पे भी जाते हैं, तो सीधे जब किसान से किसान सीखता है तो ज्यादा प्रभावी होता है वो। तो जितने भी हमारे यहाँ किसान आ रहे हैं, हमारे फार्म पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो हम जो हमारे अच्छे किसान हैं आसपास में उनके यहाँ जरूर करवाते हैं। और वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी कर रहे हैं उस चीज का। अभी हमारे साथ में कुछ किसान जुड़े हुए भी हैं, तो उनको हमने सीधा फॉरवर्ड फील्ड भी विजिट करवाई है कि ठीक है आप आगे तो कम से कम कुछ तो अपने आप अप्लाई अप्लाई करेंगे उसको। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास है, मेरा अकेला का नहीं, हमारी जो पूरी टीम है वो भी उसमें लगे हुए हैं कि किस प्रकार से बॉटनिकल है, चाहे ट्रेपिंग में। ट्रेपिंग मैंने सब यूज किया, फेरोमोन ट्रेपिंग में जितने भी ट्रेपिंग्स है, चाहे हमारे जो कुकर बेट्स में लो कॉस्ट पे फुट फ्लाई ट्रेप बना रहे हैं उसको भी लोग यूज कर रहे हैं। और आजकल तो ऐसे है कि वो ऑनलाइन के वो जो मिथाइलोजिनोल बुला के खुद बना के यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, या हमारे 3.5 लाख हेक्टेयर लगभग लगभग रकबा है, तो एकदम से पूरे में नहीं हो सकती चीजें, लेकिन लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट, मैं देखा हूँ, अगर शुरुआत से जैसे मैकेनिकल टूल को यूज कराया जाए साथ में, तो लगभग 50-60%, 70% ऐसे ही कंट्रोल हो जाता है शुरू से ही। अगर उसको स्टिकी स्ट्रिप दे दिया जाए, फेरोमोन ट्रैप दे दी लगावे अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट करके, और ये नीम आयल अगर अल्टरनेट है नीम आयल, उससे लगभग 60-70, और लाइट ट्रैप, बस इतने से कंट्रोल हो जाता है। हम लोग जो देखे हैं अपने, मैं केवी के नहीं, मैं जिला का अधिकारी हूँ, और मैं जी। अपने अच्छे यहाँ करवाया हूँ कुछ जगह, किसानों एक गांव सेलेक्ट करके, और वहाँ उसके हाँ, बहुत मैकेनिकल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। लाइट कब से कब तक चालू करवाते हैं आप? हम तो लगवा देते हैं, उसमें लगा दो, उसमें ये सोलर वाला लाइट ट्रैप है, एक आता है 1100-1200 रुपये जो आता है, वो लगा नहीं दो नहीं, वो मैं अपने पूछ बेटे रहा हूँ को, लगा टाइमिंग दो क्या काम रखते हैं खत्म। उसको चलाने की? हाँ, टाइमिंग क्या रहती है उसकी चालू अरे करने की? उसमें सेंसर लगा होता है, अपने आप जल जाता है ना शाम को। नहीं नहीं, रात तक कब तक जलता है वो? अरे वो तो 3-3 घंटा में बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक, इसलिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि क्या है, 11 बजे के बाद फिर लाइट ट्रिप बंद कर देना चाहिए, अरे हम है ना। जानते हैं डॉक्टर साहब, हम सब करवा हाँ, रहे हैं ना अपने, हमें प्रैक्टिकल किया हूँ। ठीक। नहीं तो प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो देखो क्या है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर प्रयास कर रहे हैं, आप वहां कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और किसी न किसी माध्यम से हमारे यहाँ भी काम हो रहा है ना। ये सब्जी वब्जी में जो इतना ज्यादा दवा डाल रहे हैं, जैसे बैंगन की अभी बात कर रहे थे, ये सब जो फसलें हैं, हम्म हम्म कुकर मिर्च हैं, इनमें सब में जो हम्म है, जो ये बोरर की समस्या है, बोरर का दवा से तो बहुत जल्दी कंट्रोल, जैसे वो सूट एंड फूट बोरर लगता है, उसके लिए लोग परेशान रहते हैं, खूब दवा डालते हैं, जबकि उसका सब सिंपल इलाज है, यही फेरोमोन हम्म ट्रैप लगा दे, अगर लाइट ट्रैप लगा दे शुरू से, और उसके बाद उसकी अगर कहीं लग जा रहा है, फल खराब हुआ, तो लोग इधर उधर फेंक देते हैं। जो मैं देखा, मैं तो हम्म बात किया सीआरपीसी सेंटर वालों से सबसे, मैं छोटी छोटी हम्म चीजों को लोगों को नहीं पता है, जैसे फूड फ्लाई लगती है, आप हम्म फेरोमोन ट्रैप चाहे जितने लगाए रहे हैं, अगर उसको खेत में फेंकते रहेंगे तो आप कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वो तो नर्सरी काम करता रहता है। हम्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको भी नहीं पता था भाई, कुछ चीजें व्यवहारिक चीजें सीखो, किसान से भी सीखा जाता है ना, कुछ लोग किसान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तमाम एग्जैक्ट, चीजें अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लो ट्रॉपिंग प्रॉपर तरीके से ट्रैपिंग नहीं हो रही, या लेट ट्रैपिंग करा रहे हैं, तो उससे ही प्रॉब्लम होती है। और जो इन्फेक्टेड जो फ्रूट्स होते हैं, अगर वहां छोड़ेंगे, स्वाभाविक बात है उनकी जनरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी वहां पर, है ना। दूसरा क्या है, जो फ्रूट्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, तो अभी हमारे जो केपी के माध्यम से जो टोबैको डस्ट है ना, उसको जो गौमूत्र मिला के उसको भी उपयोग हमारे जो खासकर सब्जी वाले बैगन उगाने वाले लोग हैं उसको कर रहे हैं। और सेकेंडरी अभी चीज हम तो उसको ईपीएन जो है, इंटरपैथोजेनिक नेमेटोड्स, उसको भी यहाँ पर यूज करना शुरू किया है अभी। तो ईपीएन्स वगैरह क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ है, वहां पर भी अवेलेबल हो सकते हैं महाराष्ट्र में। जो इंटरपैथोजेनिक नेमेटोड्स हैं, जो इससे इन्फेक्टेड कैडेवर्स हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी जमीन में लगने वाली जो इल्लियां हैं,
उनके लिए सबसे कारगर है, क्योंकि जमीन के अंदर तो हम कुछ दवाई डाल नहीं सकते ना, चाहे कोई सी भी हो। तो ये नेमेटोड्स क्या करते हैं, जो अंदर रहने वाले जो इल्ली वगैरह है, उनकी बॉडी में उनके जो ओपनिंग बॉडी पार्ट से अंदर चले जाते हैं और पूरा उसको खत्म कर देते हैं, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बिल्डअप हो जाती है। सेम चीज अभी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी लोग कर रहे हैं, हमारे हिमाचल ने भी अभी इसका उपयोग किया है IRI के माध्यम से, और हमारे माध्यम से हमने यहाँ शुरू किया है KVK। ये सब उपलब्धता भी बड़ी समस्या। ट्राइको कार्ड जैसे बहुत इफेक्टिव है, मगर ट्राइको कार्ड की उपलब्धता अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो बोरस के लिए है। नहीं देखो, बोरर्स तो ठीक है, बोरर्स तो ठीक है, अगर मान लो पैडी है, कॉटन है, हमारा शुगर केन है, शुगर केन में बहुत टिपिकल टास्क होता है, स्प्रे क्या चीज? करना, अंदर जाना, अरे डॉक्टर है साहब, ना। उसमें लगता ही नहीं। मैं बताऊं, मैं खुद किसान हूँ। मैं अपने यहाँ गन्ने में कराया हूँ, और खाली यही ट्रैको कार्ड लगा दिया था, ये फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप, 3 चीजें मैं लगाया, और मेरा यहाँ आपको आप जो मैं देखा अपने कंट्रोल की 80% से ऊपर कंट्रोल था। कि टाप नहीं नहीं, बोरस बिल्कुल वोरस सही कुछ बोल नहीं रहे आया। हैं। नहीं नहीं, सही है, अगर लाइट ट्रेप लगा रहे हो, फेरोमोन ट्रेप लगा रहे हो, कार्ड्स यूज कर रहे हो, तो आपको बोरर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा बस क्या है, इतनी अगर क्या पेस्टिसाइड जरूरत है? नहीं कुछ नहीं डालोगे जरूरत, आप। क्या? कुछ और कुछ जरूरत है नहीं, इतने से ही कंट्रोल हो जाता है लगभग 80%। बाकी 100% कभी नहीं कंट्रोल होता है। नहीं नहीं, 100% तो किसी में भी नहीं होगा आपका। हाँ, तो 80% कंट्रोल हो जा रहा है सर। हाँ, 80% मैं हो गया खुद किया मतलब हूँ। बहुत बहुत हो गया 80%। हाँ, मैं खुद किया हूँ, आप करके देखें अगर कहीं कर रहे होंगे। शुरुआत हम्म से, बस शुरुआत से सिस्टमेटिक। इसमें मूंग वाले कुछ किसान जुड़े थे, मैं भी एक बार बताया था, और वो लोग दवा हम्म डाल रहे थे कोराजन। मैं नहीं जानता, उन्हीं की जो मानी, वो लगभग हम्म खाली स्टिकी स्टेप लगाए। जो लोग एक ही स्टेप चले थे उनका सब 50-60% जो है कम हो गया। हम्म। बस शुरुआत से लगाने, जो लोगों को पता नहीं कब हम कैसे क्या करें, कितनी हाइट अब लगाएं, कितने ल्योर फेरोमोन ट्रैप लगावें, ल्योर नहीं बदलते हैं, यही चीजें जो है दिक्कत होती है, जो छोटी नहीं, छोटी चीजें आप लोग नहीं पता। जो क्या है, ये जो विषय है ये पूरा अलग विषय है ना। अगर मान लो अगर बात करें तो विनय ठीक है, अगर कुमार जी बात, आपका नंबर दे दो। है ना, तो हम्म। क्या ट्रेपिंग है कि कितना लगाना कितना नहीं लगाना, क्योंकि वो भी एक जिनाय रीजन है कि अगर एक दो ट्रेप लगा देंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो निश्चित है क्वांटिटी है, चाहे हम्म। 20-25 एकड़ पर लगाना है अपन को, लाइट ट्रेप कितना लगाना है पर एकड़ में, 1 एकड़, हम्म। 1 हेक्टेयर में एक लगा दो। तो ट्रेप ट्रेप का मॉडल कौन सा है, सब चीजें वेरी करती हैं उसके मास ट्रेपिंग के लिए। जी, बहुत सुंदर संवाद हुआ। और चूंकि और हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट PORI जो काम कर रही है, और अपने आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं, अन्य विभिन्न हमारे किसान भाई जो है होशंगाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और KVK बनखेड़ी के साथ मिलकर के, और जो है ये जो काम किसानों के लिए संपर्क कर रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं। किसान निश्चित है, हम लोग अभी 1-1 एकड़ का प्रयास कर रहे हैं कि 1-1 एकड़ में कम से कम मूंग में या अपनी फसल में व्यक्ति प्राकृतिक जैविक खेती करके और अपना अनुभव ले, और समझे, सीखे, और फिर अपने स्तर से वो बढ़ाता रहे। और मैं अपने PORI के से पतंजलि पीठ से आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के सदन में अपना संवाद और आशीर्वाद देने का कष्ट करें। सुप्रभात, ओम नमस्कार सभी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्रजेश कुमार जी का अभिनंदन है। बहुत सुंदर उन्होंने जानकारी भी दी है, और हमारा संवाद भी बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे आशा है कि धीरे धीरे जो हमारे बहुत सारे किसान इसकी तरफ अब समझने लगे हैं। बहुत सारे, अभी रास्ता बहुत आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीजों पर अभी काम करने की जरूरत है कि सर्वप्रथम की उपलब्धता किस प्रकार से हो सके, सुलभ हो सके, सस्ते रूप में उपलब्ध हो सके, और इसके जो प्रबंधन करने की जो विधियां हैं, जो केमिकल से अब हटा करके इसको पूर्ण रूप से जैविक तरीके से और पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए जो प्रयास है, केवल उपलब्धता ही नहीं है, बल्कि जो किसान का एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पर काफी ज्यादा प्रभाव जो कंपनियां हैं उनका पड़ा है। उसके माध्यम से जो हमारे जो डीलर हैं, जो बिक्री करते हैं,
वो कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग उसकी अच्छी कर लेते हैं कि वो केमिकल डाल के तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और मनोविज्ञान ये भी है कि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत हमें सब कुछ फायदा हो जाए। उसके दुष्परिणाम बाद में जो भी हो या जो भी प्रभाव पड़े, ये बाद की बात हो जाती है। तो इस क्षेत्र में जो हमें जो हमारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक इस तरफ आगे बढ़ के इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और भी जो जनमानस, जो उपभोक्ता इस तरह की चीजों की जब मांग करता है, और उसको प्रत्यक्ष रूप से मांग के आधार पर उसको पता भी लग सके आसानी से, सस्ते में, कि ये चीजों में केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, तब मुझे लगता है कि ये पूरी व्यवस्था आगे चल करके एक अच्छा रूप लेगी। क्योंकि केवल एक ही तरह से काम करके जरा सी मुश्किल होती है। अगर उपभोक्ता की मांग नहीं आती है तो कोई कुछ भी डाले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब मांग आनी शुरू होगी और लोग मांग ज्यादा करेंगे और बोल के करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसको परखने की बात करेंगे, तो इस दिशा की तरफ भी शायद सरकार अब धीरे धीरे काम करने का प्रयास कर रही है कि जो भी सामान हो, जो भी उत्पाद हो, कृषि उत्पाद, उसकी गुणवत्ता और विशेष रूप से आपके पेस्टिसाइड की जो मात्रा है, वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस तरफ शायद आगे काम किया भी जा रहा है। अभी उसमें आगे बहुत काम होना बाकी। तो एक हो गया हमारा उपभोक्ता, एक हो गया हमारा किसान, और एक हो गया हमारे बीच में उनको सहयोग देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, विभाग, कार्यक्रम, इन सब चीजों को लेते हुए हमें एक निरंतर इसके ऊपर हमें बातचीत करने की जरूरत है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, एक दूसरे को के साथ अपने अनुभव को बांटने की जरूरत है। और जो अच्छे अनुभव आते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, उसके ऊपर चर्चा करें। वो चर्चा केवल किसान तक ही सीमित नहीं होनी है। जैसा मैंने बताया, वह हमारे जो गांव है, क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों में भी वो बात पहुंचे। चाहे वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो, इन सब जनमानस को लेते हुए जब हम इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाने की बातचीत करते हैं, और बहुत सारे हमारे साथी लोग इस तरफ आगे बढ़ भी चुके हैं कि वो इस तरह की जागरूकताएं करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक समग्र रूप से, चाहे कीट प्रबंधन की ही बात क्यों नहीं हो, हमें हर एक चीज को एक समग्र रूप से काम करने की जरूरत है। कीट प्रबंधन को भी हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते थे आज से 20 साल पहले। तो इंटीग्रेटेड यही था, उसका भी तात्पर्य यही था कि एक समग्र रूप से कीट प्रबंधन को देखा जाए, ना कि केवल एक छोटे से दायरे में देखते हुए, उसको समझते हुए। तो आज की वार्ता बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर वार्ता भी रही और मार्गदर्शन भी रहा, और उसके बाद संवाद भी बहुत अच्छा रहा। समस्याओं का जो अनुभव है, जो जो अभी तक के जो हमारे कार्य करने के अनुभव हैं, उसका इस मंच के माध्यम से निरंतर संवाद होता रहता है, विचार आते रहते हैं। और मुझे आशा है कि आप सब लोग भी अपने अपने, जब इस कार्यक्रम के अलावा भी जाते हैं और बातचीत करते हैं, तो इस विषय पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल विषय है। और कीट रोग प्रबंधन अगर हमारा अच्छा हो जाता है और उसकी अ, उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, उसका लाभ हमारे पूरे समाज को मिलता है, न केवल व्यक्ति को मिलता है, बल्कि भूमि को इसका लाभ मिलता है। जमीन, हवा में जो पोल्यूशन होता है उससे हम बचते हैं, और डॉक्टर के पास जाने की भी हम जो फीस और जो खर्चे हो जाते हैं, उस पर भी काफी कमी हो जाती है। और इस तरह से योग के साथ करते हुए भी यही चीज है कि इसको भी अब इंटीग्रेटेड तरीके से स्वामी जी ने कई बार बताया भी है कि योग भी हमारा, और इसको भी हम आदमी का जो स्वास्थ्य है उसको भी एक इंटीग्रेटेड रूप से ही समझने की जरूरत है। वो केवल एक ही विधा पर नहीं, बल्कि कई सारी चीजों पर उसको काम करने की जरूरत है। तो इस क्रम में आज की योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही।
जो हमारे साथी आज उन्होंने जो योग कराया बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपना व्याख्यान भी दिया, तो उनका भी बहुत अभिनंदन है। और इतना कह करके आज के लिए मैं सभी को एक बार सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जी। मैं शरद वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज संवाद करें हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बहुत रोचक जानकारियां दी हैं और किसानों को बहुत लाभ होगा इसका। और मंच से जो मंथन होके जो अमृत निकलता है उससे कई हद तक किसान को फायदा ही होता है, और जो उपभोक्ता उसको यूज करते हैं वो भी एक जहर मुक्त भोजन उनके लिए तैयार होता है। तो आज हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, जिससे क्षेत्र में एक नई जागृति और पैदावार भी कम ना हो। डॉक्टर साहब, लोगों को देखना पड़ता है कि इतनी बड़ी आबादी को चलाने के लिए भी पैदावार भी पर्याप्त चाहिए है, पैदावार भी कम नहीं कर सकते हैं। और इसको कैसे जैविक तरीके से और कैसे कम खर्च में किसान का उत्पादन बढ़े। नर्मदापुरम पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मूंग देने वाला जिला है, और ये मूंग भरपूर मूंग देता है, जिससे ऐसे लोगों को भी मूंग खाने को मिल रही है जिनके पास कभी मूंग की दाल पहुंची नहीं होगी। पहले अंकुरित दाल करके आदमी खाता था तो कुछ चुने लोग ही खा पाते थे उसको, क्योंकि वो 100 रुपए किलो की चीज को बड़े लोग ही ले पाते हैं, और जो 70% जनता है वो मूंग से वर्जित रह जाती थी। तो वो 70% जनता के लिए भी मध्य प्रदेश शासन ने ये मूंग का उपलब्धता कराई है, और इसको जो शासन में गेहूं बंटता है उसी माध्यम से मूंग को दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, और वो ये मूंग को जो आम जनता को जो उपलब्ध करा रहे हैं वो भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बस कैसे दवाएं कम होनी है क्षेत्र में, कोराजिन का कितने दिन असर रहता है, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। और जो जैसे दवा सुखाने की डालते हैं तो उसका कितना असर होता है, और अगर इन चीजों को टेस्टिंग अगर लैब में इस टाइप की कोई छोटी मशीनें आ जाएं कि उपभोक्ता खाने वाला अपने पदार्थ में ये पहचान पाए कि मैं कितना जहर मुक्त या जहर खा रहा हूं, तो बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा सदन से ये गुजारिश करते रहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा टूल्स आना चाहिए जिससे लोग बाग अपने खाने वाले भोजन को ये टेस्ट कर पाए कि हम जो खा रहे हैं वो कितना हद तक शुद्ध है। जिस दिन ऐसी छोटी छोटी किट मशीनें आ जाएंगी, ये आप समझिए कि आपका पूरा प्रॉब्लम जो जहर क्या है वो दूर हो जाएगा। खाने वाले के हाथ में अगर इस टाइप के थर्मामीटर, ब्लड टेस्ट करने वाली मशीनें जो छोटी छोटी होती हैं, इसी टाइप की मशीनें आ जाएंगी जिसमें मूंग के 10 दाने रख के वो ये समझ पाएगा कि मैं क्या चीज खा रहा हूँ, तो उससे ये मुक्त ये होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, तो ये रहेगा। और डॉक्टर साहब को आज बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हें बहुत व्यस्त टाइम में ज्यादा बहुत अच्छा अनुभव होता है। हमने रमेश सर जी ने, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने मिलके नर्मदापुरम में कई बार बनखेड़ी से ट्रेनिंग ली है कई क्षेत्रों में, और बहुत ऊर्जावान वहां पे वैज्ञानिकों की टीम है। इतना जबरदस्त कार्य चल रहा है। मैं चाहता हूँ सदन के सभी लोग पे और आमंत्रित होकर वहां पर ये इनका कार्य देखें कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें पीएचडी के जो लड़के पीएचडी करने आते हैं उनके साथ भी ब्रजेश सर ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, ट्राइकोडर्मा बनाना, हर चीज सिखाई, तो उनका बहुत जबरदस्त रोल है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका सदन बहुत बहुत आभार रहेगा। ऐसे ही सदन में आते रहें, ऊर्जा बिखेरते रहें। जी ओम, जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी। और समय अपना सीमा हो गया है। अगर किसी किसान भाई का कोई विशेष
कम समय में हम सवाल ले सकते हैं। और मैं आदरणीय राम पद्मावा जी को चाहूंगा कि वो सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। राम पद्मावा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जी रंजना बहन जी। जी जी रंजना जी आवाज आप जी तक पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, पहुंच रही है। जी जी, आभार करवा दीजिए और आज समापन करिए। ओम। जी सर। जी धन्यवाद सर। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। महाराष्ट्र से आदरणीय निकम सर ने बहुत अच्छा क्लास दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रिजेश सर, बहुत बढ़िया सर, आपने आहार पर भी और जैविक खेती पर भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और आप प्रशिक्षण देते हैं, बहुत बढ़िया सर। आपका भी आपने समय निकाला और योगाहार में आप आमंत्रित हुए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सभी का आभार करते हैं और कार्यक्रम को विराम देते। तो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राज जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिजेश कुमार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मेनपाल जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ काबरे जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय निर्मला झोपे जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय आज के हमारे पवन कुमार सर हरिद्वार से, और आदरणीय राम पद्मावा जी, आदरणीय रूमी राम जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय विनय कुमार सर और आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से जुड़े और भी हमारे अन्य साथी योग शिक्षक लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। सबका दिन मंगलमय हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना करते हैं और कल सुबह 5:30 बजे फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक ओम। और एक सदन में मुझे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी से एक सवाल पूछना था। आदरणीय भगवान दास भैया जी, एक हमारे साथ, हाँ जी, एक हमारे साथ यहाँ पर घर में एक पेशेंट बैठे हैं, तो थोड़ा उनको मार्गदर्शन चाहिए था आपका। जी बहन जी बताएं। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर मेरा कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल। जी जी। मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है सर LDL वो 283 है। अच्छा जी। हाँ एकदम हाई है, तो डॉक्टर ने मुझे हाई अलर्ट पे बोला था कि आपको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। अच्छा अच्छा जी। चलिए, तो आप थोड़ा प्राणायाम कितना समय करते, कितनी देर करते? प्राणायाम तो सर वैसा नहीं करते हैं ज्यादा। हाँ तो इसको 1 घंटा अनुलोम विलोम, 1 घंटा कपालभाति, हाँ, और 10 मिनट भस्त्रिका। कपालभाति और भस्त्रिका। हाँ, और अनुलोम विलोम। अनुलोम कपालभाति 1-1 घंटा रोज। हाँ, और भस्त्रिका 10 मिनट। भस्त्रिका 10 मिनट। हाँ जी। और सर जी, इसके बाद आप लेना है लिपिडोम टैबलेट आती है पतंजलि की। लिपिडोम। हाँ लिपिडोम, तो वो ले लें 2-2 गोली। हाँ। और साथ में हृदय अमृत बटी। हृदय अमृत वटी। हाँ जी। तो ये दोनों लेते रहें तो उससे कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, और योग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। और 90% ब्लॉकेज तक हो तो ठीक हो जाते हैं, आप चिंता न करें। और योग का समय बढ़ा दें और करें किसी जानकार के साथ। हमारी रंजना बहन जी सिखा देंगी। ठीक है, और गोली खा। धन्यवाद सर जी ओम। सर इनने कई लोगों को ठीक किया है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने योगपीठ में भी कई मरीजों को ले गए और इनको बहुत अनुभव है जो इन्होंने बताया है। अगर आपको देखना है तो इसको रिकॉर्डिंग भी है, तो आप कभी भी योगाहार YouTube पर योगाहार डालें और आज का तारीख डालेंगे तो आ जाएगा।
अन्य लोगों को भी जिन्होंने नहीं लिख पाया है वो भी लिख लें, और जिनको परिवार में, समाज में, मित्र मंडली में कोई तकलीफ है तो वो योगा कार्यक्रम में अपने सवाल कर सकता है, जैसा कि रंजना बहन जी ने आज भगवान दास जी से किया है। आप सब लोग पूछ सकते हैं। यहाँ सारी व्यवस्थाएं आज योगा कार्यक्रम में हमारे शरीर से लेकर के समाज को से लेकर के सभी समस्याओं का समाधान योगा कार्यक्रम में किया जाता है। सबको प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय भगवान दास भैया जी, और योगा में सभी भाई बहन को धन्यवाद। ओम। ऐसे ही निरंतरता से जुड़े रहिए।